आज हमने स्टडी करना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने पीछे इननेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और इननेट इम्यूनिटी के बाद हमने ये पढ़ा कि उसके बैरियर्स क्या क्या है बेसिकली, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, दिस इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। बर्थ होने के बाद ये इम्यूनिटी जो है वो एक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो आफ्टर बर्थ ये इम्यूनिटी एक्वायर हो रही है आपकी। दूसरा, ये जो इम्यूनिटी है इसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी। वो प्रॉपर्टीज क्या है? पहला कि ये स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिसिटी शो करती है, ठीक है। स्पेसिफिक होंगी, किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ये क्या कर रही होंगी? आपकी वर्क कर रही होंगी। दूसरा, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। क्या कर सकती है? डिस्क्रिमिनेट कर सकती है सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल के बीच में। सेल्फ सेल्स वो सेल होंगे जो आपकी बॉडी के अपने सेल है, नॉन सेल्फ सेल्स वो होंगे जो बॉडी के बाहर वाले सेल्स है, एंटीजन हो गए, वो आपके नॉन सेल्फ सेल हो गए। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। दूसरा, आपके सेल्स को और नॉन सेल्फ सेल को वो क्या कर सकती है? रिकॉग्नाइज कर सकती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? मेमोरी। जब भी कोई फर्स्ट टाइम पैथोजन आता है, ठीक है, अब यहां पर आपका एक पार्ट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? आपका पहला रिस्पॉन्स है। जब भी आपकी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर किया है उसके अगेंस्ट जो आपकी बॉडी आपको रिएक्शन या जो रिस्पॉन्स शो करेगी, उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। पहली बार एंटीजन के एनकाउंटर होने पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब पहली बार आ गया, उसके बाद सेल्स बनेंगे, एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट होंगी, तो वो थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड लगेगा क्योंकि एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट हो रही हैं, फिर वो उसके अगेंस्ट रिएक्शन करेंगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड लगेगा। बट एक क्या है इनका, एक फायदा क्या है कि ये मेमोरी बनाकर रख लेती हैं, ठीक है। मेमोरी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फोटो खींच के रख लेंगी उस वायरस की या उस पैथोजन की, ठीक है। ये वायरस आया था, ये वायरस की इन्होंने फोटो लेकर रख ली। अब नेक्स्ट टाइम यही सेम वायरस जब एंटर करेगा, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट एनकाउंटर। जब सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम एंटर कर रहा है तो वो क्या है? सब्सिक्वेंट एनकाउंटर। तो सब्सिक्वेंट एनकाउंटर पर जब दूसरी या तीसरी बार एनकाउंटर हो रहा है तो पहले से एंटीबॉडीज प्रिपेयर है। दूसरा, आपने मेमोरीज बनाकर भी रखी हुई है, तो रिस्पॉन्स कैसा होगा? फास्ट होगा। और उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंड टाइम आ रहा है इसलिए सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो दो रिस्पॉन्सेज शो हो रहे हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जब फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हो रहा है, पैथोजन एनकाउंटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। और जब सेकेंड या थर्ड टाइम पैथोजन एनकाउंटर्स फॉर सेकेंड और थर्ड टाइम, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर? तो ये दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हमें शो होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स स्लो है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स फास्ट है क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो है वो बनी हुई है।
अब इसमें हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो पार्ट्स है आपके, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो ये आपकी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी है, ठीक है। जो भी आपकी बॉडी है वो जब एंटीबॉडीज फॉर्म करने लगेगी उस इम्यूनिटी को आप क्या कहोगे, एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा, जब आपकी बॉडी को आपको फटाफट से कुछ एंटीबॉडीज प्रोवाइड करनी है, कोई भी ऐसा सीन हो गया, कुछ भी हो गया, जब कोई कील लग जाता है तब, ठीक है, या स्नेक बाइट हो गई तब, तो आप वेट थोड़ी करोगे कि आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाए उसके अगेंस्ट। हमें क्या करना होगा, एकदम से रिस्पॉन्स देना है। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज जो है उनके अंदर इनकाउंटर कराते हैं, वो क्या होता है आपका पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो जब पर्सन्स ओन इम्यूनिटी है तो वो आपकी क्या होगी, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एंड टेकन फ्रॉम आउटसाइड वो क्या है आपकी पैसिव इम्यूनिटी। जब आप बाहर से ले रहे हो, इंट्रोड्यूस करा रहे हो एक्सटर्नल सोर्स से, वो आपकी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। अब ऑब्वियसली यहां पर एक्टिव इम्यूनिटी में आपका क्या होगा, क्योंकि आपकी बॉडी बना रही है तो ये कैसा होगा, स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है। और ये आप आर्टिफिशियली ले रहे हो, आप क्या सोचोगे कि अगर हमें स्नेक विनोम अगर आ गया, एंटर कर गया है, तो उसके बाद आपका क्या होगा कि आपको फटाफट से एंटीबॉडीज चाहिए होंगी, तो फास्ट रिएक्शन चाहिए होगा ना स्नेक बाइट पे, फास्ट होगा ये आपका प्रोसेस, ठीक है। तो पैसिव में क्या होगा हमारा, फास्ट है, एक्टिव में क्या होगा हमारा, वो प्रोसेस जो है वो आपका स्लो होगा। एक्टिव इम्यूनिटी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे क्योंकि आपकी बॉडी खुद बना रही है, क्लियर। पर अगर आप बाहर से लेते हो तो कुछ ड्रग्स जो है वो एलर्जिक रिएक्शन शो कर देते हैं, तो यहां भी क्या होगा, मे कॉज साइड इफेक्ट्स। अगर आप आर्टिफिशियली ले रहे हो तो वो साइड इफेक्ट्स जो है वो कॉज करेगा पैसिव इम्यूनिटी की केस में, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास एग्जांपल आ जाता है वैक्सीनेशन फॉर पोलियो, ठीक है, एक्टिव में आएगा, अभी एक्सप्लेन करूंगी। और इसमें इम्यूनाइजेशन फॉर टेटनस, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसके, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के। तो ये डिफरेंस है छोटे से, ये ध्यान रखने हैं क्योंकि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस आते हैं। अब इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए कुछ सेल्स भी जो है हमारे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो सेल्स कौन कौन से हैं हमारे, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स की अगर हम बात करें तो बी सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। अभी हमने बात करी ना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी एक्टिव के केस में, तो कौन प्रोड्यूस करवा रहा है, बी सेल्स प्रोड्यूस करा रहे हैं, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करा रहे हैं। टी सेल्स की अगर हम बात करें तो ये हेल्प करेंगे, हेल्प टू बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये बी सेल्स को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं बेसिकली, टी सेल्स जो है वो बी सेल्स के रिसेप्टर पे जाकर बाइंड कर देते हैं और उनको स्टिमुलेट करा देते हैं। उनकी फॉर्मेशन जो एंटीबॉडीज है उनकी फॉर्मेशन तभी स्टार्ट होगी जब टी सेल्स जो है वो, हेल्पर टी सेल्स जो है वो उनकी हेल्प करेंगे जाकर, ठीक है। टी सेल्स की भी टाइप होती है, मेमोरी टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। तो मेन हमें क्या है कि यहां पर जो सेल्स है वो कौन से है, हेल्पर टी सेल्स है, जो कि बी सेल्स को हेल्प करेंगे जाके एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। उनको हम क्या कह रहे हैं, हेल्पर टी सेल्स। अब यहां पर कुछ रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होते हैं, दो तरह के रिस्पॉन्स है यहां पर, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा है हमारा ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। दो तरह के रिस्पॉन्स जो है यहां पर देखने को मिले।
सेल मीडिएटेड की अगर हम बात करें तो ये जो है ये आपका किसकी वजह से आता है, टी सेल्स की वजह से आता है। दिस रिस्पॉन्स इज शोन बाय टी सेल्स। जो टी सेल्स है उनकी वजह से सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हमें देखने को मिलेगा। जो भी पैथोजन होगा उनके अगेंस्ट ये आपको एंटीबॉडीज प्रोवाइड करने में हेल्प करवाएंगे, बी सेल को स्टिमुलेट करवाकर। क्लियर। जनरली आपके क्या करते हैं, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे क्या होगा, यहां पर ये जो है ये सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल्स जो है उनको क्या कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा, उनको पहचान लेगा। ठीक है। तो उसके बाद कई बार क्या होता है कि वो रिजेक्ट कर देता है, अगर आपकी बॉडी के नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देता है। क्लियर। बट तभी क्या होता है, जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो वो चेक करके किया जाता है, अगर मैचिंग हो रही है तभी वो करेंगे, अगर नहीं है तो बॉडी जो है उसको रिजेक्ट कर देगी और उसके अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन शो करेगी, जो कि फिर हमारे को डिफिकल्टी होगी जिसकी वजह से। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये आपके बी सेल्स की वजह से हो रहा है। ठीक है। डायरेक्टली ये ब्लड और लिम्फ में एंटीबॉडीज जो है वो कर देंगे सिक्रीट, जिसकी वजह से ब्लड और लिम्फ में जो भी पैथोजन होगा या जो भी एंटीजन एनकाउंटर किया होगा वो उन एंटीबॉडीज से फाइट करेगा, उनके साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और जो पैथोजन है वो आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं एंटीजन पैथोजन। एंटीजन एक्चुअल में है क्या, तो एंटीजन वो सब्सटेंसेस है जो एंटीबॉडीज जनरेट करेंगे। एंटीबॉडीज जनरेटिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटीजन्स। ठीक है। तो एंटीजन्स क्या है, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये बेसिकली पॉलीसेकेराइड होते हैं। पॉलीसेकेराइड आपकी कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, आपने पढ़ा हुआ है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो बहुत सारे शुगर के मिलकर जो बने हुए होंगे उनको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, या ये आपके सिंपली प्रोटीन्स होंगे। ठीक है। अब एंटीजन कुछ भी हो सकता है, एंटीजन आपका कोई भी हो सकता है। बहुत कॉमन एंटीजन आपने पढ़े हुए हैं जैसे कि डस्ट। इवन डस्ट का जो पार्टिकल है, जरूरी नहीं है ऐसा कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई यही एंटीजन्स हो, डस्ट भी जो है वो आपको एलर्जी कॉज कर सकती है। पॉलन ग्रेन्स ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है। सेकेंड चैप्टर में इसके बारे में बात करी है। पार्थेनियम नाम की जो स्पीशीज होती है उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनसे आपको क्या कॉज हो जाती है, पॉलन एलर्जी कॉज हो जाती है। तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स है किसके, आपके एंटीजन्स के। ठीक है। तो एंटीजन्स क्या है, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस, जिनसे आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज जो है वो जनरेट हो रही हैं। ठीक है। और एंटीबॉडीज क्या है, these are the chemical substances formed in a body in response to antigen या formed by इम्यून सिस्टम। इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ठीक है। तो ये वो केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि आपका इम्यून सिस्टम फॉर्म कर रहा है, किसके अगेंस्ट, एंटीजन को रिस्पॉन्स देने के लिए ये सब्सटेंसेस जो है, ये प्रोटीन्स जो है वो आपके फॉर्म। ठीक है। तो एंटीबॉडीज जो है उनका कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर हमें एंटीजन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आ जाता है। ठीक है। डायरेक्ट आपको ये बनाने को भी आ सकता है।
ठीक है, तो यहां पर ये एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर है। एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर में हमारे पास H2L2 हम इसको बोलते हैं, एंटीबॉडीज को H2L2 बोलते हैं। अब H2L2 क्या है? H स्टैंड्स फॉर हैवी एंड L स्टैंड्स फॉर लाइट। और 2 क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर 2 चेन देखने को मिलेंगी। ये जो मैंने ब्लैक से बनाई है ये क्या है? आपकी लाइट चेन है। ठीक है, एक ये है एक ये है, 2 है टोटल, इसलिए L2। और ये जो रेड से बनाई है ये क्या है? हमारी हैवी चेन है। हैवी चेन जो है ये हमारी आपकी 2 है। अब ये जो हैवी और लाइट है ये किसके बेसिस पे? डिपेंडिंग अपॉन अमीनो एसिड्स, कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट है उसके बेसिस पे आप इसकी जो कितनी हैवी है या कितनी लाइट है वो आप इसको बता सकते हैं। तो अमीनो एसिड्स कितने सारे होंगे वो बताएगा ये। ठीक है, हर एंटीबॉडीज में अलग अलग नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरा, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ऐसे वाई बन रहा है। ठीक है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है ये हमारा। ठीक है, एंटीबॉडी का। और दूसरा हम इसको क्या बोल रहे हैं? H2L2, क्योंकि 2 हैवी और 2 लाइट चेन। अब क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है तो अमीनो एसिड का आपको फॉर्मूला पता है। एक तरफ COH होता है, एक तरफ आपका NH3 होता है। ठीक है, दूसरा आपका R ग्रुप हो सकता है और H हो सकता है। ठीक है, तो एक टर्मिनल पे N होगा, दूसरे टर्मिनल पे C होगा। तो एक टर्मिनल पे N, दूसरे पे C, इधर भी C इधर N, इधर N इधर C, इधर भी N और इधर भी C। ठीक है, तो ये N और C का जो है यहाँ पे ये टर्मिनल्स देखने को मिलेंगे क्योंकि वो अमीनो एसिड्स की बनी हुई है। ठीक है, दूसरा इनके बीच में एक बॉन्डिंग होती है जिससे ये जुड़े हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स। ठीक है, अभी मैंने सारी बॉन्डिंग्स नहीं बनाई है, सिर्फ समझने के लिए कि ये क्या है, ये हमारी डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स हैं। दीज आर कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स। क्लियर? अब यहां पर 2 रीजन्स जो है हमें वो देखने को मिलेंगे। एक है हमारा वेरिएबल रीजन और दूसरा है हमारा कांस्टेंट रीजन। ठीक है, जो ये रेड वाली चेन है यहां पर 1 2 3, ऐसे ही 1 2 और 3, ये जो 3 मैंने बनाए हैं ये 3 आपके क्या है? कांस्टेंट रीजन है। ये हमारे क्या है? कांस्टेंट रीजन है 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 3 कांस्टेंट रीजन्स है यहां पर। क्लियर? और जो वेरिएबल वाले हैं, वेरिएबल वाले कौन से हैं हमारे? ये वाला वेरिएबल रीजन है, इसका हैवी चेन का ये वेरिएबल है, लाइट चेन का ये वेरिएबल है और हैवी चेन का हमारे पास ये कांस्टेंट रीजन है। ठीक है, ये कांस्टेंट रीजन है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो हैवी और लाइट चेन में आपको कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो वेरिएबल रीजन्स है, कांस्टेंट वाले तो सेम रहेंगे क्योंकि नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट रीजन है। जो वेरिएबल वाले रीजन्स है वो चेंज होते हैं। अब ये चेंजिंग क्या है? यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है यहां पर। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका? एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट का मतलब क्या है कि यहां पर आकर आपका एंटीजन फिट होगा। ये आपकी एंटीबॉडी है। ठीक है, और ये क्या है? आपका एंटीजन है। क्लियर? तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो ये जो रीजन है ये वेरिएबल होगा। जिस तरह का एंटीजन है, कोई भी शेप हो सकती है, सपोज ऐसी शेप है, ये शेप है, तो आपका एंटीबॉडी जो है वो भी इसी शेप की होगी। ठीक है,
ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होगा जिसमें आपका एंटीजन आकर फिट हो सके। क्लियर? तो ये रीजन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीजन अलग अलग होंगे, हर एंटीजन का अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसके लिए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। बाकी सारा रीजन कांस्टेंट रहेगा। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में आपके पास 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से ये आपकी जुड़ी हुई है। नीचे के 3 रीजन आपके कांस्टेंट है, ऊपर का एक रीजन जो आपका वेरिएबल है। लाइट चेन में 2 ही आपके, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल को हम H2L2 बोलते हैं क्योंकि 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, एंड वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बोल रहे हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो वाई शेप का। ठीक है, अब यहां पर ये जो बॉन्डिंग्स है, ये जो चेन है, ये किसकी? आपकी पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई है। ठीक है, प्रोटीन है बेसिकली पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। तो ये पॉलीपेप्टाइड की आपकी बनी हुई है। अब एंटीबॉडीज जो है वो हमारी, उसमें टाइप्स आ जाएंगी कुछ। एंटीबॉडीज जो है उनकी 5 टाइप्स है टोटल। आपने इसके डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास एनसीईआरटी में इतनी डिटेल नहीं है, फिर भी स्ट्रक्चर एक बार मतलब जो टाइप्स है उसको समझ लेंगे। GAMED, ठीक है, GAMED में क्या है? अब जो एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, इनको हम क्या बोल रहे हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो आईजी होता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो आईजी होगा। अब जो ये, इसको आप कैसे लिख सकते हो? जी वाले को आईजी जी, आईजी ए, आईजी एम, आईजी डी एंड आईजी ई। तो ये 5 तरह की एंटीबॉडीज जो है यहां पर हमारे को देखने को मिलती है। IgG stands for gamma, IgA stands for alpha, IgM stands for mu, IgD stands for delta and IgE stands for epsilon। ठीक है, तो ये आपकी 5 तरह की एंटीबॉडीज है। अब ये हमने बिल्कुल सीरीज में लिखा है, जिस तरह से ये आपकी प्रेजेंट होंगी, जिनकी जितनी इनकी अमाउंट होगी। सबसे ज्यादा होती है हमारी 75 to 80% गामा, देन 8 to 10% अल्फा, 7 to 8% न्यू एंड लेस देन 1% आपकी डेल्टा एंड 0.5% जो है हमारी एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी क्या है? एंटीबॉडीज जो है इतनी अमाउंट में आपकी प्रेजेंट होती हैं, ये 10 to 15। ठीक है, 10 to 15 जो है ये यहां पर हमारी अल्फा होगी। अब जो IgG है वो क्या करती है? IgG आपकी क्रॉस कर लेती है प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा हमें पता है क्या है? ये प्लेसेंटा जो है आपका वो क्या है? एक ट्यूब है, कनेक्शन है, जो कि मदर से फीटस को कनेक्ट कर रहा है। तो उसको क्रॉस करने वाली कौन सी एंटीबॉडी है? IgG। ठीक है, IgG के बाद क्या है हमारे पास? अल्फा। ठीक है, अल्फा जो है वो आपकी क्या करेगी? बेसिकली ये कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम। ठीक है, फिर आती है हमारे पास IgM। IgM जो है वो आपकी फीटल लाइफ में प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन फीटल लाइफ। ठीक है, कोलेस्ट्रम जो है वो क्या होगा? मदर की फर्स्ट सिक्रीशन जो मिल्क की होगी उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ये आपकी फीटल लाइफ में प्रेजेंट होगी। IgD जो है वो आरबीसी के सरफेस पे पाई जाती है, एंड IgE जो है वो आपके एलर्जिक रिएक्शंस में इस्तेमाल होती है। जब भी एलर्जी हो जाती है तो उस टाइम में जो एंटीबॉडीज हेल्प करती हैं वो कौन सी है? हमारी IgE एंटीबॉडीज होती हैं।
तो ये 5 तरह की एंटीबॉडीज जो है वो देखने को मिलती हैं।